हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंटेंट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएसटी से संबंधित ये पूरा सीरीज़ चल रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों ने हासिल की थी। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में जाना था कि भाई जीएसटी क्या है, क्यों है, किसके लिए है, इसका रजिस्ट्रेशन हमें किस तरीके से करना है, कंपोजिशन लेना है, रेगुलर लेना है, जीएसटी आपका कितने तरह का होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जीएसटी से संबंधित हम लोगों ने जाना था हम लोगों ने जीएसटी के पहले वीडियो में। तो ये जीएसटी से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है, ये भी वीडियो उसी वीडियो को जोड़ता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप जीएसटी प्लस इसके अलावा अकाउंट्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जीएसटी के नंबर हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक होता है कंपोजिशन और एक होता है रेगुलर, जो कि मैं अभी आपको कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह का नंबर है तो आपको क्या करना है जीएसटी से संबंधित, उसके बाद हम लोग नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आज जो हम लोग ये जानने वाले हैं कि भाई अगर हम जीएसटी का नंबर ले लेते हैं तो हमें इसे किस तरीके से कस्टमर से चार्ज करना है, हम कॉस्टिंग किस तरीके से करेंगे, और बाकी जो जीएसटी जो पेबल होता है, यानी कि जो भी हमारे ऊपर जो लायबिलिटी बनती है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। अगर ये हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें बिजनेस करने में आसानी होती है। हमें कितना प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट के ऊपर हमें कितना जीएसटी हमारा बनता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब जैसे मान के चलो कि अगर आप कोई भी आप टैक्सेबल गुड्स किसी रजिस्टर्ड डीलर से अगर आप परचेस करते हो, है ना, क्योंकि भाई आपने नंबर तो ले लिया ना, अब व्यापार आपने शुरू कर लिया तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई रजिस्टर्ड डीलर है, आपने उससे कोई टैक्सेबल आइटम को परचेस किया तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो गुड्स वैल्यू मैंने माना है कि 10,000 का आपका माल है, तो सामने वाले जो आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने 2.5% यानी कि 5% का वो आइटम है, तो यहाँ पर उसने इस तरीके से बिल दिया है। 10,500 का यहाँ पर टोटल वैल्यू है, बराबर है। अब जैसे कि ये आपके पास बिल रिसीव हुआ, इस तरह का टैक्स इनवॉइस बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि आपको इसकी अपनी एंट्री अपने बुक में तो लेनी होगी ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एंट्री क्या आप करोगे। जैसे कि परचेज जीएसटी आप इस नाम से भी लेजर बना सकते हो, या अगर आपको सिंपल परचेज बनाना तो वो भी आप बना लो, ठीक है ना। टोटल आपका 10,500 से डेबिट हो जाएगा, और अगर नकदी है तो टू कैश, और अगर उधारी है तो टू सप्लाई 10,500। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जीएसटी का कोई गपशप नहीं हुआ, क्योंकि कंपोजिशन के बारे में जैसे कि मैंने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कंपोजिशन जो स्कीम जो होता है ना, उसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, वो टोटल का टोटल हमारा क्या हो जाता है, वो कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाता है। मेरी बात को समझे ना। इसलिए अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं समझने में तो इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी का कोई गपशप नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब दूसरी बात क्या है कि भाई हमें कैलकुलेट तो करना है, क्या कॉस्टिंग तो करना पड़ेगा ना, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, गुड्स वैल्यू आपका था 10,000 रुपये का, आपने जीएसटी को आपने ऐड कर दिया, वही है ना। अब मान के चलो कि आपका फ्रेट चार्जेस भी लगा, कितना लगा, 100 रुपया मैं मान लेता हूँ, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया, 10,600। ये मैं एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पार्टिकुलर इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, है ना। चलिए, तो 10,600 तो हो गया ना। अब क्या है, अब डिपेंड करता है कि भाई आप कितना प्रॉफिट आप चार्ज करना चाहते हो, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, मार्केट के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा ना। तो हो ना हो आपने ये दिखाया कि नहीं हमें 10% भाई हमें प्रॉफिट लेना, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपके कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि और भी सारे आपके दुकान के खर्चे भी हो सकते हैं ना ऑफिस के, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका सेल वैल्यू देखिए कितना निकल रहा है, 11,660 रुपया, क्लियर है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जब आप जो माल बेचोगे ना, तो आप तो कस्टमर से जीएसटी रिकवर भी नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि कंपोजिशन का रूल यही है कि आप जो टैक्स दोगे उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो आप माल बेचोगे आप कस्टमर से जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते। यही आपका फाइनल डेटा है कि 11,660 रुपये में आपको ये वाले माल को आपको सेल करना है,
ठीक है ना। अगर जब आप माल को जब सेल करते हो तो सिंपल से यही आपके बुक में एंट्री हो जाएगा ना। अगर नगद में माल बेचा तो कैश डेबिट, या उधार है तो कस्टमर आपका डेबिट हो जाएगा, और टू सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कंपोजिशन में कोई ख़ास अकाउंटेंसी नहीं होती है, ठीक है। जो भी आपका अकाउंटेंसी अगर होगा, एडजस्टमेंट होगा, जीएसटी का जो कैलकुलेशन होगा, वो सारा का सारा आपका नॉर्मल स्कीम में होने वाला, ठीक है ना। तो ये एक छोटी मोटी बात थी कंपोजिशन के बारे में कि आपको इस तरीके से आप किसके अपने बुक में अकाउंटेंसी करनी है, बराबर है। बस इतना ही से काम इसमें है। दूसरी बात ये, अब सीधी सी बात है, आपने माल बेचा कितना, 11,660 रुपये में। इसी तरीके से आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना माल बेचोगे ना, जैसे कंपोजिशन के मुताबिक आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आपको हर क्वार्टर में अपने सेल का आपको टैक्स पे करना, बराबर है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, जब आपको कोई दिक्कतें आई समझने में तो हमारा फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो इस सेल का मान के चलो कि आप तीनों महीने में बस 11,660 का ही सेल है, इतना ही सेल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो तो आपको इस सेल का 1% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बस कंपोजिशन में आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भाई फॉर रेगुलर स्कीम, ठीक है। अब देखिए इसमें जीएसटी आपका किस तरीके से काम करता है। अब आपको किस तरीके से जीएसटी को कैलकुलेट करना है, वो सारा चीज़ मैं आपको इस स्कीम के अंतर्गत में बताने वाला हूँ। सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पर मैंने दिया इंट्रा स्टेट, यानी कि हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज कर रहे हैं, कहाँ, विद इन स्टेट, अपने ही राज्य के अंतर्गत। देखिए बिल इसका कुछ इस तरह का है, माल का वैल्यू 500 रुपया है, ठीक है। मैंने एक बिल यहाँ पर जनरेट किया है इस तरीके से, और यहाँ पर SGST CGST 2.5% हो गया, तो ठीक है 525 रुपया टोटल माल का वैल्यू हुआ, बराबर है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू रेगुलर स्कीम हमें तो ITC मिलेगा ना भाई, कंपोजिशन में नहीं मिलता, लेकिन इसमें तो मिलेगा क्योंकि हमारा नॉर्मल स्कीम है, बराबर है कि नहीं। तो अब इसकी अकाउंटेंसी हम कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल है, जितना माल का वैल्यू है आप उसे डेबिट कर दोगे, और यहाँ पे देखो इनपुट SGST, इनपुट CGST, मैंने यहाँ पर अलग अलग लेजर अकॉर्डिंग टू रेट मैंने नहीं बनाया है, मैंने कॉमन GST लेजर को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो अलग अलग रेट से भी आप लेजर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप जब कभी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो ये मैनुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर हम टैक्सेबल आइटम को परचेज करते हैं तो हम बुक में क्या चीज़ को डेबिट करेंगे और क्या चीज़ को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। टैली में क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट से काम तो होता नहीं है, वो एज ए इनवॉइस हम लोग वहाँ पर अकाउंटेंसी करते हैं ना, लेकिन आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने वो फिल्म तो देखा होगा 3 इडियट, ठीक है। कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो आप ये भी सीखो ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कतें ना आए। चलिए ये तो आपकी अकाउंटेंसी हो गई ना। आपका देखिए यहाँ पर जीएसटी भी आपका डेबिट हो रहा, तो यहाँ पर इनपुट मैंने लिखा है, क्यों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपसे बताया था ना कि जब हम कोई माल जब परचेज करते हैं ना, तो हम जो उस पर टैक्स पे करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी, है ना। चलिए तो ये तो हो गया 525 रुपये से क्रेडिट, अगर नकदी है तो टू कैश, उधारी है तो टू सप्लायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और भी मैंने माल यहाँ पर परचेस किया है, मैंने यहाँ पर लिया इंटर स्टेट। पहले वाला क्या था, इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल, और ये दूसरा क्या है, इंटर स्टेट। इसका बिल कुछ इस तरह का है, वही माल का वैल्यू 500 रुपया है। अब रेट कितना हो गया, 5%, क्योंकि IGST लगेगा ना, माल कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो 525 रुपया, क्लियर है। अब इसकी एंट्री क्या होगी हमारे बुक में, तो सिंपल सी बात है, परचेज GST यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने परचेज का लेजर भी मैंने एक ही बनाया है, ऐसा नहीं है कि लोकल के अलग परचेज, बाहर के लिए अलग परचेज। आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हिसाब लेते हो, लेकिन अगर आप एक ही परचेज बनाते हो तो फिर इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए इनपुट IGST है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पहले वीडियो में कि बाहर से माल आने पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा IGST कहलाता है। तो कौन सा IGST, इनपुट IGST, क्लियर है। चलिए तो 25 रुपया हो गया, और टू कैश या उधारी है तो टू सप्लायर 525 रुपया। ये तो हुआ भाई कि ठीक है हम लोकल से माल ख़रीदें या बाहर से माल ख़रीदें, जो भी बिल होगा हम बिल के मुताबिक अपने बुक में इसकी एंट्री ले लेंगे। हमें इसका ITC मिल रहा है ना, इसलिए हमने टैक्स को अलग से भी दिखाया। लेकिन कंपोजिशन में क्या था, टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन हमें उसका ITC नहीं मिल रहा था, इसलिए हम उसे दिखा भी नहीं रहे थे, क्लियर है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब सवाल है कि भाई हमें कॉस्ट को निकालना है
है ना। अब देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो जीएसटी जो है, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना, वो काम वो कैसे करता है, हम किस तरीके से जीएसटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर क्या गुड्स वैल्यू आपका हो गया 1000 रुपया, क्योंकि मैंने दोनों बिल को मैंने जोड़ दिया है ना। अभी आपको पहले मैंने बताया 500 रुपये लोकल भी था, 500 रुपये बाहर का भी था, तो टोटल गुड्स वैल्यू कितना हो गया 1000 रुपया। मैंने ऐड करके यहाँ पर दिखाया, दो बिल का मैं आपको यहाँ पर कॉस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपके लिए मिसाल है कि देखो यहाँ पर जीएसटी किस तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही बिल का मैंने उदाहरण लिया है, लेकिन आपका जो कॉस्टिंग जो होता है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी लेवल में काम करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए उसके लिए भी आपको कॉस्टिंग की पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप छोटे मोटे व्यापारी हैं तो आप इस बात को आप समझ सकते हो कि देखो आपको जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है अपने लागत के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर गुड्स वैल्यू इतना हो गया और आपने जीएसटी जो पे किया था, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जोड़ के दिखा रहा हूँ, आपने कितना पे किया, टोटल 50 रुपया, है ना। 50 रुपये आपने पे किया था। मैं मान लेता हूँ कि उस पर हमारा जो भाड़ा है वो 50 रुपये लगा उस दो बिल के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर देखो कि टोटल कितना हो गया भाई 1100 रुपया। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो लेस जीएसटी, मैंने यहाँ पर जीएसटी को मैंने लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई हम जीएसटी को अपने लागत में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम भी तो कस्टमर से जीएसटी को रिकवर करेंगे ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर स्कीम वाले हैं तो आपको क्या करना है, अपने लागत में जीएसटी को ऐड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन कंपोजिशन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पैसा हमारा तो रिवर्स हो जाएगा ना, इसलिए हम इसे लागत में जोड़ नहीं सकते। मैंने दिखाने के लिए मैंने जोड़ दिया, फिर देखो मैंने यहाँ पर इसे लेस भी कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो दिखाओ ही नहीं, क्लियर है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसे दिखाना था। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ठीक है भाई, इसको घटाने के बाद मेरा 1050 रुपये आ गया ना। अब डिपेंड करता है कि प्रॉफिट आप कितना आप लेना चाहते हो। आप जानते हो कि इसी प्रॉफिट में आपका और भी खर्चा हो सकता है ना, ऑफिस का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, बहुत सारे आपके लेबर वगैरह आपके ऑफिस में काम करते होंगे, तो वो सारे को लागत में जोड़ना पड़ता है ना भाई, तब ना वो प्रॉफिट में आएगा। मेरी बात को समझिए ना। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इस 1050 के ऊपर जो कंपनी या जो भी हमारा जो फर्म है वो 20% पे वो प्रॉफिट लेके वो अपना काम करता है टोटल लागत के ऊपर, ठीक है। आपने 1050 के ऊपर 20% अपना प्रॉफिट को जोड़ लिया तो कितना निकला 210 रुपया। अब जब हमने इसे जोड़ा तो कितना निकल गया 1260 रुपया। ये तो भाई आपका लागत हो गया 1050 और आपका प्रॉफिट हो गया 210 रुपया। तो माल कितने बिकेगा 1260 में। लेकिन अब सोचो कि भाई सरकार का पैसा कहाँ गया, सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना। अब आपको क्या करना है, इसी 1260 के ऊपर आपको 5% जीएसटी भी लेना है। मेरी बात को समझे ना। तो कितना हो जाएगा 1260 का 63 रुपया। अब जो टोटल माल का वैल्यू होगा जो कस्टमर आपको पे करेगा वो 1323 रुपया। मेरी बात को समझे। तो देखिए मार्केट को भी देखना है, प्राइस के लेवल को भी देखना है। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रॉफिट आप ज़्यादा अगर ले लोगे तो सीधी सी बात है ना, वो आपके कॉस्टिंग के ऊपर से अगर आप जीएसटी निकालोगे, जीएसटी भी ज़्यादा होगा तो माल का वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉस्टिंग जो होता है ना भाई, ये मार्केट लेवल के हिसाब से होता है। आप तो मनचाहा कितना भी प्रॉफिट ले लोगे, लेकिन माल का दाम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी कस्टमर आपके दुकान से माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो कॉस्टिंग आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा ना कि माल का दाम कम भी हो, मार्केट के हिसाब से हो और कस्टमर को लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आए। तो खैर वही ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका कॉस्टिंग का वो अलग ही दुनिया होता है। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर आप जीएसटी होल्डर हो, अगर आपने रेगुलर स्कीम लिया हुआ है, तो देखो जीएसटी में हम लोग इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मान के चलो नहीं आपको इतना ही प्रॉफिट लेना था और सीधी सी बात है आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना है, पॉकेट से तो नहीं दोगे ना, कस्टमर से ही लोगे ना भाई। तो आपने 5% इसी लागत पे आपने जोड़ दिया। मेरी बात को समझे। तो 1323 रुपये निकला। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठहर के देखो, मैं आपको यहाँ पर मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको आगे भी कैलकुलेट करके मैं बताऊँगा। आपने 50 रुपये जीएसटी पे किया था और यहाँ पर कितना ले रहे हो 63 रुपया। तो यानी कि इनपुट कम है और आउटपुट आपका
ज़्यादा हो रहा। और ये 63 रुपये किसका है? गवर्नमेंट का, आपका नहीं है, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट तो ले लिया 210 रुपया। इसलिए ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए, कोई भी व्यापारी जो होता है वो जीएसटी अपने पॉकेट से पे नहीं करता है, वो कस्टमर से ही वसूल करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। क्योंकि भाई देखो ना, यहाँ पर तो उसने लाभ तो ले ही लिया 210 रुपया। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इसका माने हम जो माल बेचेंगे वो 1323 रुपये में। मैंने सिर्फ 2 बिल के अगेंस्ट में ये आपको कॉस्टिंग करके बताया और जीएसटी मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसकी जो हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी करेंगे वो कैसे करेंगे? जैसे कि मान के चलो कि मैंने इस माल को बेच दिया। कहाँ माल बेचा हुआ है? इंट्रा स्टेट, लोकल माल बेचा। जब लोकल माल बेचा तो हमने इस तरीके से बिलिंग किया, है ना। गुड्स का वैल्यू 1260 रुपया था, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप देखो 2.5% कितना निकलेगा? 31 रुपया 50 पैसा, 31 रुपये 50, दोनों को जोड़ा 1323 रुपया। माल हमारा बिक गया, यानी कि बिल इशू हो गया। अब आगे देखते हैं इसकी अकाउंटेंसी हम कैसे करेंगे। सीधी सी बात है ना, कस्टमर क्या हो जाएगा? वो फुल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। अगर उधारी है तो, नकदी है तो क्या हो जाएगा? कैश या बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने से? 1323 का। अब यहाँ पर टू सेल 1260 रुपया, देखो यहाँ 1260 रुपया है ना। बाकी आउटपुट SGST, आउटपुट CGST यहाँ पर है। हमने आउटपुट को अलग से दिखाया, क्यों? क्योंकि भाई हम रेगुलर स्कीम में, है ना, जब हमने माल ख़रीदा था तो हमने इनपुट को डेबिट किया था, यानी कि जो भी जीएसटी हमने पे किया हमने उसे इनपुट माना, उससे हमने डेबिट किया। और जब हम उसी माल को जब बेचते हैं तो हम कस्टमर से क्या करते हैं? टैक्स को रिकवर करते हैं। तो उसे कहाँ लिखते हैं? CR में। वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट, है कि नहीं? क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई? जीएसटी को कैलकुलेट करना। यही आपका काम तो होता रहेगा ना, यही कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। इसी को तो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें ऑफसेट करके, टैक्स को एडजस्ट करके जो भी हम पर लायबिलिटी बनेगी वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए, कैलकुलेट जीएसटी पेबल। सबसे बड़ा जो मेन जो टेंशन होता है व्यापारी को यहीं पे होता है कि भाई हम कितना टैक्स पे करेंगे, हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप पहले की बात को याद रखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगा जो अभी आपको मैंने जस्ट इसी वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल सा फंडा, जीएसटी का हम लोग पहले एडजस्टमेंट करेंगे ना। अभी मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको और भी मैं बारीकी से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल हमारा SGST था, ये मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट की, कितना था? 31 रुपये 50 पैसा, है ना। अभी देखा ना, हमने एक बिल हमने इशू किया, CGST भी वही है 31 रुपये 50 पैसा। और हमारा कुछ भी IGST नहीं है, क्योंकि हमने कोई बाहर माल बेचा ही नहीं बेचा ना, एक ही बिल इशू हुआ। तो टोटल हमारा आउटपुट कितना हो गया? 63 रुपया। अगर मान के चलो कि हम जिस महीने के लिए हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, बोले तो 3B, उसमें तो भाई हमें जीएसटी ही पे करना होता है ना, बाकी हमें समरी देना होता है। मान के चलो कि हम जिस महीने का पे कर रहे हैं यही डेटा हमारा, तो आपको जीएसटी को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। इसी प्रोसेस को आप पूरे बिल पर आप अप्लाई कर सकते हो। बात को समझे? ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनपुट के बारे में मैंने क्या किया, जितना भी हमारा SGST था और जितना भी हमारा CGST था हमने टोटल को जोड़ दिया, उसमें भी हमारा था ना। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया 12 रुपये 50 पैसा, 12 रुपये 50 पैसा। और टोटल IGST कितना है भाई? जो हमने माल जो ख़रीदा था 25 रुपये। आपको याद आ रहा है ना? ठीक है, अगर आप भूल जाए एक बार फिर से आपको रिवर्स करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो टोटल हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ वो 50 रुपया हुआ, बराबर है। अब अगर मोटे ही तौर पे मैं आपको बताऊं तो कितना टैक्स निकल रहा है हमारा? 13 रुपये। क्यों? इसका फॉर्मूला वही है, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल। तो यहाँ पर जो आउटपुट जो है वो 63 रुपये निकला है। ये पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा कैसा है कि हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वो हमारे से एडजस्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? ठीक है, ये 50 रुपया तो आपने पहले ही परचेज में आपने पे कर दिया है, तो सीधी सी बात है 63 रुपया ही मुझे देना है। आपको क्या करना है? टोटल में से 50 रुपये को घटा देना है, क्योंकि ये आपने जीएसटी पे कर दिया है। मेरी बात को समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि 63 रुपया गवर्नमेंट को देना था, हमने ऑलरेडी परचेज जो किया था 50 रुपया हमने जो व्यापारी को दिया, है कि ना। अब वो व्यापारी क्या करेगा? हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो आप मुझे बैलेंस फिगर कितना देना? 13 रुपया। बात मेरे समझ में आई? तो आप जोड़ो तो 50 और प्लस 13 कितना होता है? 63, यानी कि 63। बात वही हो गई ना।
ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट टैक्स आपका इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिक्कतें आ रही होंगी, ये तो मैंने मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ठीक है 13 रुपये आपको निकाल के देना है। लेकिन जीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है इतने सिंपल तरीके से नहीं होता। लेकिन आपको टेंशन भी नहीं लेना, वो इसलिए कि जो भाई साहब जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, ये ऑफसेट है ना, अपने आप हो जाता है, वो खुद ही आपको 13 रुपये निकाल के दे देगा। आप जब डेटा जब भरोगे ना, यही डेटा आपको पुटअप करना पड़ता है, सेम यही डेटा परचेज के अगेंस्ट में और बाकी सेल के अगेंस्ट में। जब आप जीएसटीआर 3B का जब रिटर्न फाइल करने जाओगे, मैं भी आपको फुल्ली ट्रेनिंग दूंगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आप और भी एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा एक और पहले से चैनल है दी अकाउंट्स, ठीक है। आप जब सर्च मारोगे तो आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पर भी जा करके आप एडवांस लेवल की अकाउंटेंसी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, 13 रुपये ये जो निकलेगा ना रिटर्न में, ये ऑटोमेटिक ऑफसेट हो जाता है, आपको वहां पर ऑफसेट भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है। ये 13 रुपया आखिर निकला तो कैसे निकला, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे। देखिए ये एक्सेल शीट है, यहाँ तक 13 रुपये आपको निकाल के दिया था ना। अब यहाँ पर कुछ कानून को देखिए। सबसे पहली बात है कि जीएसटी का जो एडजस्टमेंट होता है किसका किसके साथ होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इधर इनपुट है, इधर आपका आउटपुट है। तो देखिए जो भी आपका इनपुट होगा ना आईजीएसटी, उसका सबसे पहले जो एडजस्टमेंट होगा, अगर आपके पास आउटपुट है तो वो किसके साथ होगा, आईजीएसटी के साथ। मेरे बात को समझे ना, यानी कि पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो आईजीएसटी टू आईजीएसटी। अब अगर बैलेंस बच जाता है इसे ऑफसेट करने के बाद, तो फिर आईजीएसटी का जो बचा हुआ फिगर है वो किसके साथ आपका एडजस्ट होगा, सीजीएसटी के साथ। और वो कौन सी जीएसटी, जो आपने कस्टमर से रिकवर किया। एडजस्टमेंट का माने क्या होता है कि भाई आपने जो टैक्स पे किया है और जो आपने कस्टमर से लिया है, तो जो पे किया है उसी के साथ ना एडजस्टमेंट होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो हाँ देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो भी आपने जीएसटी आपने पे किया है वो आपका इनपुट कहलाएगा ना। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट होगा अगर है तो। अगर नहीं भी है तो सीधी सी बात है, फिर उसके बाद किसके साथ एडजस्टमेंट होगा, आईजीएसटी का सीजीएसटी के साथ। कभी कभी क्या होता है ना, आईजीएसटी जब एडजस्ट होता है तो कुछ फिगर और हमारा बच जाता है, इनपुट, समझा कि नहीं। तो जो इनपुट बचेगा ना वो किसके साथ होगा, सीजीएसटी के साथ। उसके बाद जब बच जाएगा और भी फिगर, तब आईजीएसटी का एडजस्टमेंट एसजीएसटी के साथ होगा। मेरी बात को समझ में आया। तो आईजीएसटी का ही मेन आपका इशू होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एसजीएसटी का सबसे पहले जो एडजस्टमेंट होगा वो एसजीएसटी के ही साथ होगा, और सीजीएसटी का जो एडजस्टमेंट होगा वो सबसे पहले सीजीएसटी के साथ होगा। मेरी बात को समझे। उसके बाद अगर सीजीएसटी का कुछ अगर बैलेंस बच जाता है तो वो एसजीएसटी के साथ होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर किस तरीके से किया है। बाकी ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी मैं बताऊँगा कि टैली पे जो भी आप एंट्री लोगे, फिर जब रिटर्न फाइल जब आप करोगे तो वो किस तरीके से वो एडजस्ट करता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर तो आईजीएसटी आपका 25 रुपये था ना भाई, ये तो कहानी आपको याद है ना। यहाँ पर आपका कितना था आईजीएसटी, 25 रुपये। देखिए है यहाँ पर आपका 25 रुपये आईजीएसटी, ठीक है। तो अब इसे देखिए आपको एडजस्ट कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सीजीएसटी का आपको एडजस्टमेंट करना, क्योंकि इनपुट भी है और आपका आउटपुट भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, हम सीजीएसटी है ना, ये आपको आउटपुट है, तो आउटपुट ये हो गया और आपको इनपुट इससे माइनस कर देना है। देखिए मैंने माइनस कर दे, इंटर मारा है, कितना निकला 19 रुपया। सेम आपका सीजीएसटी का पहले होगा, क्योंकि आईजीएसटी तो आउटपुट में आपका है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस बच गया ना। लेकिन पहले ये दोनों आपस में एडजस्ट होगा। बात को समझ में आया ही नहीं। तो इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। मेरे बात को समझे, यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी 25 रुपया तो आपका बच गया ना। तो 25 रुपया जो पहले जो आपका एडजस्ट होगा ना, वो किसके साथ होगा, जो बचा हुआ मैंने आपको बताया था ना, यहाँ देखिए सीजीएसटी के साथ। तो ये 25 रुपया है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ पर मैं मारूंगा, यहाँ पर 19 रुपया हम पर लायबिलिटी थी ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आईटीसी है, माइनस 19 रुपया। कितना निकला भाई, तो 6 रुपया। ये क्या निकला, आईटीसी निकला।
₹25 ITC था, ₹19 इसमें घटा दिया तो कितना नहीं बचा, हमारे पास ₹6 बचा। अभी भी ये हमारा ITC अवेलेबल है, लेकिन ₹19 ये हम पर लाइबिलिटी भी तो है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 19 माइनस ₹6, तो कितना निकला, ₹13 निकला। तो जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि ₹13 तो हमने निकाल के दिखा दिया, लेकिन ये निकला कैसे, इस तरीके से एडजस्टमेंट होने के बाद। तो ये भी अगर आप जान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि भाई कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, तो नौकरी झक मार के आपके पीछे आएगी और कहीं पर आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो जाएगा। मेरी बात को समझे ना। तो वैसे भी ये आपको कैलकुलेट ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक आपको ₹13 निकाल के दे देता है, लेकिन निकलता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई जीएसटी आपका किस तरीके से काम करता है और जीएसटी से संबंधित जो भी परचेज सेल की एंट्री थी, कंपोजिशन प्लस रेगुलर, वो भी मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि ये किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे आप लाइक आप ज़रूर करें और इसी तरीके से आप फुल्ली अकाउंटेंसी का कोर्स इस तरह के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप वहां से सिंपल वे में नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।